हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं? तो आज से हम फिर से शुरू करने वाले वहीं जो हम पूरा पॉलिटी कवर कर रहे थे ना, वहीं वाला फिर से शुरू करेंगे। फिर से शुरू क्या करेंगे, जो जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे कि चलिए आज देखते हैं कि हमारे पिटारे में क्या है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के बारे में आज हम बात करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने इस बार भी क्वेश्चन अगर देखते होंगे तो देखा होगा कि क्वेश्चन यहाँ से आता रहता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये क्या है भैया, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसे कहते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इसे कहते हैं। आर्टिकल 32 में है ये। डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो पीड़ित व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पीड़ित व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और 5 प्रकार के रिट जारी करवा सकता है, और करती है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट यहाँ पर जारी करती है। अगर बात करें तो पहला है हैबियस कॉर्पस। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ सकता है, या फिर हो सकता है कि आप दूसरे तरीके से प्रोनाउंसिएशन इसका करें, लेकिन यहाँ पर कोई यहाँ पर घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर कैसे भी आप कर सकते हो, हिंदी में कर सकते हो या फिर इंग्लिश में कर सकते हो। तो मैं इंग्लिश को लेकर चलूँगा। हैबियस कॉर्पस पहला हैबियस कॉर्पस, दूसरा मैंडेमस, तीसरा प्रोहिबिशन, चौथा सर्टियोररी है, और आपका पांचवा क्यू वारंटो है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको याद करने का तरीका PHMCQ है। PHMCQ यानी कि इसका मतलब क्या है, PH वैल्यू बताओ भाई, MCQ क्यों एथी कर रहे हो। तो PHMCQ से आप याद कर सकते हो प्रोहिबिशन, आप याद कर सकते हो हैबियस कॉर्पस, उसके बाद मैंडेमस, सर्टियोररी और क्यू वारंटो। तो यहाँ पर ये आपका याद करने का टूल है, याद करने का तरीका पूरी तरीके से है, आप दिमाग में इसे रखेंगे। अब आगे चलते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं कि आखिर ये है क्या भाई। अगर हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, तो इसके बारे में देखिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट लोक अधिकारी एवं निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी होती है। इस रीट के द्वारा न्यायालय बंदीकर्ता व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह 24 घंटे के भीतर बंदी को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे। न्यायालय बंदीकरण के आधारों पर विचार करता है और यदि विधि सम्मत नहीं है तो बंदी को मुक्त करने का आदेश देता है। तो यही बात है कि भैया तुम लोक अधिकारी के खिलाफ जारी हो सकता है, निजी व्यक्ति के खिलाफ, दोनों के विरुद्ध जारी होता है ये। और बंदीकर्ता जो जिसने बंदी किया उसको आदेश यहाँ पर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि तुम यहाँ पर जिसको भी बंदी करके लाए हो यहाँ पर लाओ, यहाँ पर हम देखेंगे कि किन आधारों पर तुमने बंदी की बनाया है, किन आधारों पर, क्या तुम्हारे आधार सही है या फिर तुम्हारे आधार गलत है, क्या तुमने किया है। अगर तुम्हारे आधार गलत प्रतीत होते हैं, तुम्हारे अगर आधार गलत साबित होते हैं तो इसको छोड़ दिया जाएगा। तो ये हमारी पूरी तरीके से स्वतंत्रता की रक्षा करता है। दूसरा आपका परम आदेश आता है, इसे परमादेश कहते हैं। ये क्या होता है ना कि परमादेश, इसे मैंडेमस कहते हैं। तो परमादेश रीट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट लोक अधिकारी को यह आदेश देता है कि विधि के द्वारा निर्धारित अपने कर्तव्य का पालन करे। इसका मतलब क्या है कि ये लोक अधिकारी को आदेश दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जुडिशियल बॉडी के खिलाफ जारी होता है या फिर कुछ भी नहीं, ये लोक अधिकारी को आदेश दिया जाता है यहाँ से कि भैया अपना जो है ना, अपना जो तुम्हारा कर्तव्य है वो भाई विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसके द्वारा आप अपने कर्तव्य का पालन करो। तुम अपने कर्तव्यों का अगर पालन नहीं करोगे तो कैसे होगा। तो अपने कर्तव्यों का यहाँ पर पालन करना होगा तुम्हें ना, तो कर्तव्यों का पालन करो भाई। थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो कर्तव्यों का पालन करवाने के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं इस रीट की आवश्यकता होती है। और इस यहाँ पर दिमाग में हमेशा बात याद रखें कि ये रीट राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। क्या हो सकता है, ये रीट राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं होता है, बिल्कुल। यहाँ पर आगे प्रोहिबिशन आता है, प्रोहिबिशन। अब इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, इस बार के एग्जामिनेशन में 2024 के प्रीलिम्स में पूछा भी है क्वेश्चन। तो प्रतिषेध रेट के बारे में या फिर प्रोहिबिशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, मना कर देना, किसी चीज़ को प्रोहिबिट कर देना, मना कर देना। तो प्रतिषेध रेट न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था यानी कि जुडिशियल बॉडी कोई होती है या फिर क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है के खिलाफ जारी होता है। प्रतिषेध रेट के द्वारा न्यायालय किसी न्यायिक संस्था या अर्ध न्यायिक संस्था द्वारा
क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करके की जाने वाली कार्यवाही को रोकता है। मतलब क्या होता है कि तुम जो कार्यवाही करते हो, मतलब मान कर चलो कि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ये कार्यवाही किया जा सकता था, मतलब कोई मामला आता है जो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा किया जा सकता था, लेकिन क्या होता है ना कि दिल्ली हाई कोर्ट यहाँ पर नहीं काम करती है। काम कौन करता है यहाँ पर? पंजाब का हाई कोर्ट या फिर मद्रास का हाई कोर्ट या फिर कोई हाई कोर्ट उसकी सुनवाई कर रहा है, जो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता। या फिर हो सकता है कोई जुडिशियल बॉडी है, और हो सकता है कोई क्वासी जुडिशियल बॉडी है, या फिर कोई हो सकता है मतलब कैट जैसा आप ले सकते हो। मतलब अगर कैट पर एक केस भी फिलहाल में चल रहा था, तो कैट जो है, कैट बहुत सारे ऐसे मामलों को सुन रहा था जो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आ रहा था। जब उसके क्षेत्राधिकार में जो बातें नहीं आ रही उसको लेकर आप चलोगे तो कैसे आप कर सकते हो? तो क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करके इस प्रकार के जब आप काम करते हो या फिर कार्यवाही करते हो, कोई सुनवाई करते हो, इस प्रकार का अगर कोई काम करते हो तो प्रोहाइबिट आपको किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट यही रीट जारी करती है। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि प्रतिषेध रीट का मतलब क्या होता है और कैसे प्रोहाइबिट किया जाता है, कैसे ये रीट जारी किया जाता है और किन के खिलाफ जारी होता है। तो हमेशा दिमाग में रखना है कि जुडिशियल बॉडी और आपका एक होता है क्वासी जुडिशियल बॉडी। तो क्वासी जुडिशियल बॉडी के द्वारा ही जारी किया, मतलब इस इनके विरुद्ध ही जारी किया जाता है ये रीट। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर देखते हैं कि अगला रीट कौन सा है। अगला रीट कौन सा है? तो इसे हम सर्टियोरैरी कहते हैं। ऐसे तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो, तो इसे हम सर्टियोरैरी कहते हैं। तो उत्प्रेषण रीट का मतलब क्या होता है यहाँ पर? अगर यहाँ पर देखा जाए तो उत्प्रेषण रीट का मतलब क्या होता है? तो यह रीट असल में ये भी जुडिशियल बॉडी और क्वासी जुडिशियल बॉडी जो होता है, जुडिशियल बॉडी और क्वासी जुडिशियल बॉडी दोनों के खिलाफ ही जारी होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने वहाँ पर क्या देखा, प्रोहिबिशन रीट में, और यहाँ पर आप दिमाग में रखो, थोड़ा सा मैं डिफरेंस यहाँ पर बता रहा हूँ कि इनमें दोनों में अंतर क्या है। तो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस यहाँ पर याद रखिए कि यहाँ दोनों में डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है। आपका प्रोहिबिशन रीट है और उसके बाद एक क्या है, ये जो आपका सर्टियोरैरी रीट है। इन दोनों में आपका क्या मतलब डिफरेंस आ रहा है, क्या चीज़ें आ रही है जो यहाँ पर जानना है आपको। तो प्रोहिबिशन रीट का मतलब क्या था हमारा? प्रोहिबिशन रीट का मतलब था कि अभी कार्यवाही चल रही है, जुडिशियल बॉडी कार्यवाही कर रही है, फिर कोई भी क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है वो कार्यवाही कर रही है कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ना, उत्प्रेषण रीट में सर्टियोरैरी में यहाँ पर हो रहा है कि आपने फैसला सुना दिया है। आपने क्या कर दिया है कि उसे मृत्यु दंड दे दो, उसे क्या करो कि 10 साल की सज़ा सुना दो, उसे क्या कर दो कि उसे ये कर दो, उसे ये कर दो। तो आपने फैसला सुना दिया है, तो फैसला को तो अब कैसे रोका जाएगा भाई? वो तो प्रोहिबिट आपने केवल किया, कार्यवाही को आपने रोका था, लेकिन यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप फैसले को पूरी तरीके से रोक दोगे। तो यही यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर इस रीट के द्वारा जो फैसले निर्णय सुनाए जाते हैं, जो अर्ध न्यायिक संस्था होती है या फिर जो न्यायिक संस्था कोई होती है, तो उसके द्वारा यहाँ पर कार्य किया जाता है। उसके द्वारा यहाँ पर उसको कार्रवाई पर या फिर फैसले पर रोक लगा दी जाती है। ओके जी। अब आता है आपका अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का यहाँ पर मतलब है कि इसे क्यू वारंटो भी कहते हैं। अधिकार परीक्षा रीट का संबंध लोक पद के संबंध में कार्यवाही की जाती है। इस रीट के द्वारा न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है, और यदि उसका दावा विधि सम्मत नहीं है तो उसे उस पद से हटा देता है। जैसे कि मान कर चलो, क्यू वारंटो का मतलब क्या होता है कि कोई लोक पद है, कोई भी मतलब सरकारी पद है, लोक पद है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भर्तियाँ होती है मान कर चलो। लेकिन किसी ने अगर धोखाधड़ी से वहाँ पर फर्जी सर्टिफिकेट बनवा कर किसी ने कुछ कर लिया, या फिर इस प्रकार से वहाँ पर घुस गया है मतलब फर्जी तरीके से, तो वहाँ पर ये रीट जारी करवाया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकती है उसके खिलाफ। अगर आपको किसी बारे में मालूम है, किसी के बारे में, तो आप ये रीट जारी करवा सकते हो कि भाई यहाँ पर जो व्यक्ति है ना, वो जो पर्सन है ना, वो फर्जी तरीके से घुसा हुआ, या फिर जो लोक पद पर बना हुआ है वो फर्जी तरीके से वहाँ पर घुसा हुआ है। तो आप ऐसी बातें कह सकते हो कि भाई यहाँ पर की वारंटो रीट यहाँ पर इस प्रकार से जारी होता है। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका रीट के बारे में तो हमने देख लिया यहाँ पर। अब अगला होता है यहाँ पर अगला होता है कि भैया सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर देखिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रीट के क्षेत्राधिकार की तुलना पर हमेशा क्वेश्चन आता रहता है कि हाई कोर्ट के रीट जारी करने का क्षेत्राधिकार कैसा है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के रीट जारी करने का क्षेत्राधिकार कितना है, क्या है, सारा हम देखते हैं यहाँ पर।
तो पहले तो ये देखते हैं कि किसके तहत, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत हमने देखा कि ये रिट जारी करती है, और वहीं हाई कोर्ट 256 यानी कि 226 के द्वारा ये जारी करती है, रिट जारी करते हैं। दोनों 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं, वो भी 5 प्रकार के रिट और ये भी 5 प्रकार के वही रिट जो सेम एज जारी किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल, आप यहाँ पर दिमाग में रखो, यहाँ पर केवल, यहाँ पर हो सकते हैं आप दिमाग में याद रखो, सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर रिट जारी कर सकता है। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है ना, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर रिट जारी करेगी कि तुमने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट के कैसे उल्लंघन तुमने कर दिया, मैं रिट जारी करूँगा, मैं रिट जारी करूँगा तुम्हारे खिलाफ, या फिर कुछ भी। तो फंडामेंटल राइट का जहाँ पर भी उल्लंघन हो रहा है, जहाँ पर भी इस प्रकार की बातें आ रही है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आता है कि मैं रिट जारी करूँगा। यहाँ पर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे और रिट जारी करवा लोगे, अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन अगर हो रहा है तब। लेकिन यहाँ पर एक मज़ेदार बात है कि वहीं अगर हाई कोर्ट के बारे में बात करें, तो हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के लिए तो रिट जारी करेगा ही करेगा, आप डायरेक्टली जा ही सकते हो। लेकिन अगर कोई अन्य कोई अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, कोई कानूनी अधिकारों का भी उल्लंघन हुआ है, किसी भी मतलब अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है, तो यहाँ पर हाई कोर्ट एक्शन में आती है। तो आप पटना हाई कोर्ट में या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में या फिर किसी भी हाई कोर्ट में, जो भी नज़दीकी हाई कोर्ट है, वहाँ पर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन अगर होता है या फिर इसके अलावा किसी अन्य अधिकारों का भी उल्लंघन होता है, तो आप यहाँ पर रीट जारी करवा सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, दोनों में हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार कितना है और सुप्रीम कोर्ट की रीट जारी करने का क्षेत्राधिकार कितना है। तो दोनों के अगर क्षेत्राधिकार की हम तुलना भी करते हैं, तो हमने देखा कि किसके रीट जारी करने का क्षेत्राधिकार व्यापक है। तो यहाँ पर हाई कोर्ट के रीट जारी करने का क्षेत्राधिकार व्यापक है भैया। यहाँ पर हाई कोर्ट के रीट जारी करने का क्षेत्राधिकार व्यापक है, जो कि साफ दिखाई दे रहा है कि भाई मैं केवल फंडामेंटल राइट के लिए मैं केवल फंडामेंटल राइट के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ पर फंडामेंटल राइट के साथ साथ यहाँ पर अन्य जो अधिकार होते हैं, जो अन्य अधिकार संविधान में दिए गए या फिर कानूनी अधिकार है, उसके लिए भी रीट यहाँ पर जारी कर सकती है। ओके जी। अब यहाँ पर आर्टिकल 33 के बारे में यहाँ पर आते हैं कि आर्टिकल 33 क्या कहता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि आर्टिकल 33 क्या कहता है। आर्टिकल 3 4 प्रकार के व्यक्ति की बंटवारा करता है, जो कानून व्यवस्था से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो सशस्त्र जो बल होते हैं उनसे जुड़े हुए व्यक्ति जो आपके हैं, उसके बाद जो सूचना से संबंधित यानी कि इंटेलिजेंस से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं, या फिर जो वायरलेस टेलीग्राम, इस मतलब जो भी इस प्रकार के चीज़ों में जो व्यक्ति होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं विशिष्ट होते हैं, या फिर हो सकता है कि मतलब उनमें विशिष्टता हासिल उन्होंने करी है, या फिर हो सकता है खुफिया वाली कुछ चीज़ें वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर इस प्रकार की कोई बातें आती है, तो यहाँ पर उनके मौलिक अधिकारों को तय कौन करता है। तो उनके मौलिक अधिकारों को तय कौन करता है यहाँ पर, तो उनके मौलिक अधिकारों को तय कौन करता है, तो संसद इनके मौलिक अधिकारों की अथी कर सकती है कि भैया नहीं, मतलब यहाँ पर राज्य निर्धारित करेगी। वही मतलब कि यहाँ पर भाई ये मतलब क्या होता है ना कि यहाँ पर ये बहुत खुफिया एजेंसी से जुड़े हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पर इनके लिए अथी है, ये खुफिया एजेंसी से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं या फिर कानून व्यवस्था से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो कभी हो सकता है कि मौलिक अधिकारों को कम किया जाना हो सकता है, मौलिक अधिकारों को बढ़ा दिया जा सकता है, या फिर हो सकता है कुछ ऐसी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जा सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर। तो यही राज्य डिसाइड करती है कि भैया क्या हम किया जाए, मतलब राज्य यहीं पर डिसाइड करती है। आगे आता है 34, आर्टिकल 34 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि आर्टिकल 34 क्या कहता है। तो आर्टिकल 34 क्या कहता है, पहले उससे पहले हम देख लेते हैं कि आपका सैनिक कानून कहाँ पर लागू होता है और मार्शियल लॉ का मतलब क्या होता है। मार्शियल लॉ आपने सुना होगा कि यहाँ पर सैनिक कानून लागू है, यहाँ पर सैनिक कानून लागू है। तो मार्शियल लॉ का मतलब होता है यदि कोई क्षेत्र घोर अशांति का शिकार हो जाता है, तो उस क्षेत्र को सेना के नियंत्रण में दे दिया जाता है। मतलब कोई भी क्षेत्र हो सकता है भारत का, कोई भी, जैसे कि जम्मू कश्मीर था, जैसे कि यहाँ पर पंजाब था, जैसे कि यहाँ पर मणिपुर हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो सकता है, कोई भी भारत का कोई भी क्षेत्र हो सकता है। यहाँ पर अगर घोर अशांति का अगर शिकार हो चुका है, तो उसे यहाँ पर मार्शियल लॉ लगा दिया जाता है, उसे सेना के नियंत्रण में दे दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर सेना अगर नहीं जाएगी तो पुलिस के कंट्रोल से बाहर मामला हो जाता है, तो पुलिस के कंट्रोल में बात नहीं रहती है। और वहाँ पर सेना नहीं पहुँचेगी तो बातें आगे बढ़ सकती है। तो सेना के वहाँ पर सारे मामलों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, पीस मेंटेन करने के लिए, सारा चीज़ मेंटेन करने के लिए वहाँ पर सेना उतरती है। और जब सेना उतरती है तो वहाँ पर सेना को कुछ विशिष्ट अधिकार दिए जाते हैं भाई।
तो सेना को वहीं विशिष्ट अधिकार जब दिए जाते हैं ना, तो वहीं सेना को जब उस क्षेत्र में सैनिक शक्ति बढ़ा दी जाती है, तो वहीं कह दिए कि यहाँ पर सैनिक कानून लागू हो चुका है, यहाँ पर मार्शियल लॉ लागू हो चुका है। तो इसे ही मार्शियल लॉ कहते हैं। और इसके मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है कि यहाँ पर ज़्यादा है, बस यही है। आगे यहाँ पर देखिए मौलिक अधिकारों का निलंबन मतलब कैसे होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि मौलिक अधिकारों का कब कब निलंबन हो सकता है और किन मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है, किन मौलिक अधिकारों का निलंबन नहीं हो सकता है। तो आर्टिकल 358 है, यदि शुद्ध या बाह्य आक्रमण या युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तो आर्टिकल 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई युद्ध हो गया, फिर कोई बाह्य आक्रमण हो गया, तो उसके लिए राष्ट्रीय आपात की घोषणा वहाँ पर लागू करी जाती है, नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करी जाती है। तो अगर नेशनल इमरजेंसी अगर प्रोक्लेम करी जाती है तो आर्टिकल आपने सुना होगा स्वतः ही निलंबित हो जाता है, स्वतः ही सस्पेंडेड मोड में चला जाता है। आर्टिकल 358 का होता है कि यदि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है तो सभी या किन्हीं मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन को राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी करके निलंबित किया जा सकता है। यहाँ पर एक अमेंडमेंट हुआ था 44 अमेंडमेंट 1978 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि आर्टिकल 20 और 21, आपने सुना होगा आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं किया जाएगा। कभी भी आप नेशनल इमरजेंसी भी प्रोक्लेम करते हैं तो वहाँ भी आप ये काम नहीं कर सकते हो, समझे ना। अगर आप नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करते हो तब पर भी आप ये नहीं कर सकते हो, आप जो आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 21 इसे निलंबित नहीं करोगे आप। यहाँ पर यही बात थी, यहाँ पर ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बात थी। अब यहाँ पर आप खुद से पढ़ सकते हो कि मौलिक अधिकारों की क्या आलोचना करी जाती है, किस बातों पर आलोचना करी जाती है, यहाँ पर किन बातों पर आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर मैंने दे दिया है कि मौलिक अधिकारों की किस प्रकार आलोचना करी जाती है। यहाँ पर देखिए सारा मैंने दे दिया है कि किस प्रकार आप आलोचना कर सकते हो। उसके बाद आलोचना के साथ साथ मौलिक अधिकारों का महत्व क्या होता है, मौलिक अधिकार कैसे तानाशाही से रक्षा करते हैं, कैसे लोकतंत्र के संचालन सफल संचालन के लिए आवश्यकता है, कैसे फंडामेंटल राइट में स्वाधीनता आंदोलन के आदर्श पाए जाते हैं, फंडामेंटल राइट अल्पसंख्यक वर्ग के मन में भरोसा और विश्वास उत्पन्न करते हैं जिससे राष्ट्रीय एकीकरण मजबूत होता है। मौलिक अधिकारों में भारत के संविधान का दर्शन पाया जाता है, ये सारा का सारा तो वहीं सारी बातें हैं जो हमने अथी किया है। तो ये तो सारा का सारा ये था, आपने देखा कि मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार यहाँ पर समाप्त होने का वक्त आ चुका है। यहाँ पर देख लीजिए मौलिक अधिकार, एक मेंस का क्वेश्चन भी है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का संरक्षक है, टिप्पणी करिए। कैसे, जो अब सुप्रीम कोर्ट है कैसे मौलिक अधिकारों का यहाँ पर संरक्षण करता है, कैसे कार्य करता है, तो यहाँ पर सारा बात आता रहता है। तो चलिए जी, यहाँ पर तो मौलिक अधिकार आपका समाप्त होता है। अगले क्लास में हम देखेंगे कि आगे क्या है, कैसे फेडरल सिस्टम काम करता है, कैसे सारा सिस्टम काम करता है, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम घुसने वाले डीपली में, एडवांस चीज़ों में, जहाँ पर थोड़ा सा दिमाग देने की आवश्यकता होगी, वहाँ पर अच्छे तरीके से हम समझेंगे। तो यहाँ पर अपने लेक्चर को यहाँ पर हम क्लोज़ करते हैं और आगे देखेंगे, कल देखेंगे अच्छे तरीके से क्या होने वाला है आगे, और हम आगे कंटिन्यू रहेंगे इसी तरीके से, आगे अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद भाई।